इसराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में आदेश दिया है कि इस्राएली सेना को गाजा स्ट्रिप के 41 किलोमीटर लंबे इलाके पर पूरा नियंत्रण हासिल करना चाहिए। लेकिन इस आदेश का विरोध अब खुद इसराइल की सेना करने लगी है। सूत्रों के मुताबिक एक मैराथन मीटिंग के दौरान इसराइल के मिलिट्री चीफ एयाल जमीर ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खुले तौर पर चेतावनी दी कि गाजा स्ट्रिप पर फुल कब्जा सेना को एक ऐसे दलदल में ढकेल देना है जहां से वह करीब 2 दशक पहले निकल चुकी है। ये विरोध ऐसे समय में सामने आया जब नेतन्याहू पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव दोनों बढ़ते जा रहे हैं। देश के भीतर नेतन्याहू पर युद्ध को लेकर सख्त रवैया अपनाने का दबाव है, जबकि बाहर से मानवाधिकार उल्लंघन और बंधकों की सलामती को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। तो ये सवाल है कि आखिर नेतन्याहू की सेना इस प्लान के खिलाफ क्यों है? पहला कारण यह है कि इस्राएली सेना पहले ही गाजा के लगभग 75% हिस्से पर नियंत्रण का दावा कर रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो सूत्रों ने बताया कि सेना गाजा को दोबारा इस्राएली प्रशासन में मिलाने, सैन्य शासन लागू करने या यहूदी बस्तियां बसाने जैसे विचारों का पहले ही विरोध कर चुकी है। लेकिन नेतन्याहू की सरकार में कई कट्टरपंथी मंत्री इन योजनाओं के पक्षधर हैं। दूसरा कारण है बंधकों की सुरक्षा। सेना का मानना है कि हमास अब भी करीब 50 बंधकों को गाजा में कैद किए हुए हैं, जिनमें से लगभग 20 के जिंदा होने की उम्मीद भी है। क्योंकि हमास बंधकों को आम नागरिकों के बीच छिपा कर रखता है, ऐसे में फुल सैन्य कब्जा बंधकों की जान को खतरे में डाल सकता है। यही वजह है कि सेना कई बार हमास के ठिकानों पर हमला नहीं कर सकी है। तीसरा कारण है सेना पर बढ़ता दबाव। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसराइल की सेना आकार में सीमित है और उसे बार बार रिजर्व सैनिकों को बुलाना पड़ रहा है। अभी यह साफ नहीं है कि अगर गाजा पर पूरा कब्जा करना है तो कितने अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत होगी। ऐसे में मिलिट्री चीफ ने आगाह किया है कि यह कदम सेना की ऑपरेशनल क्षमता को कमजोर कर सकता है। चौथा और सबसे अहम कारण है कि गाजा युद्ध के साथ साथ इसराइली सेना 2 और मोर्चों पर भी संघर्ष में उलझी पड़ी है। पहला है लेबनान में चल रहा ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज, जहां सितंबर 2024 से इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। दूसरा ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो जून 2025 में शुरू हुआ था। भले ही इस ऑपरेशन में संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी हो, लेकिन सेना अभी भी इसे एक्टिव मानती है। इन हालातों में सेना मानती है कि गाजा पर फुल कंट्रोल लेने की कोशिश एक नया मोर्चा खोलने जैसा होगा, जो मौजूदा हालात में जोखिम भरा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मंशा की। रिपोर्ट्स की माने तो नेतन्याहू जल्द ही मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के साथ गाजा के सैन्य ऑपरेशन के विस्तार पर बैठक करने वाले हैं। वह मानते हैं हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए गाजा में और कड़ा एक्शन जरूरी है। नेतन्याहू इस वक्त इसराइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके सहयोगियों में कई ऐसे मंत्री शामिल हैं जो गाजा पर दोबारा स्थायी कब्जे की वकालत करते रहे हैं। कुछ सहयोगी तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर सरकार युद्ध को यही खत्म करती है तो वे गठबंधन से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में नेतन्याहू राजनीतिक दबाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच फंस चुके हैं। वहीं सेना जमीनी हालात को देखते हुए किसी भी जल्दबाजी से बचने की सलाह भी दे रही है। क्या नेतन्याहू की सेना की चेतावनी मानेंगे या अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए गाजा पर कब्जे की योजना को अंजाम देंगे? फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अहम और ताजा तरीन घटनाओं से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया भर में खूब विवाद बरपा हुआ है, जो कोई नया नहीं है। जून 2025 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार बमबारी भी की, जिसे 12 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और इसराइल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। दूसरी ओर ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी बीच फाइनेंशियल टाइम्स की एक हालिया जांच ने खुलासा किया है कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिक अली कलवंद और उनके 4 सहकर्मियों ने 4 अगस्त 2024 को मॉस्को का दौरा किया था।
इस यात्रा को कथित तौर पर डिप्लोमेटिक यात्रा के तौर पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने तेहरान स्थित एक कंसल्टिंग फर्म दमावंदटेक के कर्मचारी होने का दावा किया। हालांकि ये यात्रा रूस के परमाणु हथियार तकनीकी से संबंधित संयंत्रों के निरीक्षण से जुड़ी थी, जिसने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। साथ ही ये भी दिखा दिया है कि ईरान किसी भी दबाव में नहीं झुकता। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अली कलवंद और उनके 4 सहकर्मी एक ईरानी सैन्य काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी ईरान की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च से जुड़े हैं, जिसे अमेरिका ने ईरान के पूर्व परमाणु हथियार कार्यक्रम से जोड़ा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने रूस के टेक्नो एक्सपर्ट और तोरी रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों का दौरा किया, जो दोहरे उपयोग की तकनीकों जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर और क्लिस्ट्रॉन का उत्पादन करते हैं। इनका उपयोग परमाणु हथियार अनुसंधान में हो सकता है। मई 2024 में कलवंद ने रूसी आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को पत्र लिखकर ट्रिटियम, स्ट्रोंशियम 90 और निकल 63 जैसे रेडियोधर्मी समस्थानिकों यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मांग की। आपको बता दें कि ट्रिटियम को परमाणु हथियारों की विस्फोटक शक्ति बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इन सामग्रियों की आपूर्ति का कोई सबूत नहीं मिला। दमावंटेक, जिसे कंसल्टिंग फर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, वास्तव में ईरान के रक्षा मंत्रालय और एसपीएनडी से गहरे तौर पर जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार 408 किलोग्राम तक बढ़ा लिया है, जो हथियार ग्रेड यानी 90% से एक कदम दूर है। ये मात्रा 2015 के परमाणु समझौते यानी कि JCPOA की सीमा से कहीं अधिक है। जून 2025 में ईरान ने IAEA के साथ सहयोग समाप्त कर दिया और अपनी परमाणु साइटों पर निगरानी को रोक दिया, जिससे उसकी गतिविधियों की पारदर्शिता कम हो गई। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स और इस्राएली बयानों ने चेतावनी दी है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि उसने हथियार निर्माण शुरू किया है या नहीं, क्योंकि इसराइल और अमेरिका की बम वर्षा के बाद, इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। जानकार ट्रिटियम की मांग को परमाणु हथियारों से जोड़ते हैं और इसे एक गंभीर संकेत के रूप में भी देखते हैं। जून 2025 में इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी परमाणु रणनीति में कई बदलाव किए। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने दावा किया कि उन्होंने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को पहले ही सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अभी क्या प्रगति हुई है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जानकार मानते हैं कि 12 डेज वॉर के बाद ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में और ज्यादा आक्रामक रूप से कदम बढ़ा सकता है।